महाकुंभ के समापन के बाद एक सवाल जो उठता है वो ये कि क्या अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर 2027 के चुनाव में जनता योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना देगी। आपने अखिलेश यादव के टाइम का महाकुंभ हम सब ने देखा, योगी आदित्यनाथ के समय का महाकुंभ हम सब ने देखा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोनों के महाकुंभ के क्या आंकड़े थे, क्या नंबर्स बताए गए, जनता ने क्या कहा, हर एक चीज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। मेरे साथ संदीप जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाने शुरू किए हैं महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ को लेके, अब जनता यही चाह रही है कि 2027 में चुनाव होना है, तो क्या योगी आदित्यनाथ का जो इस बार का महाकुंभ हुआ, क्या अखिलेश यादव से लाख गुना बेटर था? दोनों के महाकुंभ में क्या अंतर था? देखिए नंदिनी, एक तो इस बारे में एक्चुअली सनातन और ये धार्मिक आयोजन है और इस बारे में कोई उस तरह से तुलना की नहीं जानी चाहिए धर्म को लेके और उसके आयोजन को लेके। लेकिन ये तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं और खुद उन्होंने तुलना करने को मजबूर कर दिया है लोगों को, तो ये इसलिए ये तुलना हो रही है। और तुलना में अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो अखिलेश यादव कहीं टिकते हुए नज़र आ नहीं रहे। अब 2013 में जब महाकुंभ आयोजन किया गया था, उस समय अपने देश की आबादी जो थी वो 136 करोड़ के करीब थी और वहाँ जो कुंभ में स्नान लोग किए और वो 55 दिनों का कुंभ था। उस समय 55 दिनों तक चला था कुंभ और उसमें जो आया है डाटा, वो एस्टिमेटेड डाटा ये है 10 से 12 करोड़ का। अगर आप 12 करोड़ भी मान लेते हैं तो ये जो परसेंटेज अगर देखेंगे तो कुल आबादी का करीब 7-7.5% आता है जो कुंभ में स्नान किया। अब अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो ये आयोजन किया गया, जो अभी कुंभ का समापन हुआ, ये कुल 45 दिन का कुंभ था और इसमें अभी जो अगर 2024 के हिसाब से आबादी की बात करेंगे तो 144 करोड़ आबादी अभी देश की है। 144 में 66 करोड़ लोग, अनुमानित 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो ये करीब, ये जो परसेंटेज अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये डाटा करीब 45 से 48% होता है टोटल पॉपुलेशन का। तो कहाँ 7.5% और कहाँ 48% स्नान करने की बात है। ये एक तुलना, ये नंबर की बात अगर करते हैं तो ये अगर आप इसमें खर्च की बात करते हैं तो उस समय जो आयोजन किया गया था उसमें खर्च जो हुआ था कुंभ के आयोजन में वो करीब 1100 करोड़ से भी नीचे ही था, 1000 समथिंग करोड़ था, 1040 करोड़ के करीब। जबकि इस बार जो आयोजन में खर्च हुआ है वो 7,500 करोड़ हुआ है। तो सवाल बहुत सारे ये भी उठे कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे कि 7,500 करोड़ खर्च करके रेवेन्यू कितना आया है, तो रेवेन्यू करीब 3.5 लाख करोड़ आया है। जबकि 2013 में कितना रेवेन्यू अर्न किया था यूपी गवर्नमेंट ने? करीब 10 से 12,000 करोड़ बस, और यहाँ 3.5 लाख करोड़। तो कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है? आम जनता भी समझ सकती है कि जो खर्च की तुलना में जो आमदनी हुआ वो कितना गुना ज़्यादा हुआ। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव, नंबर में कहीं टिकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। योगी के नेतृत्व में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो हर दृष्टिकोण से बहुत आगे है योगी आदित्यनाथ का ये महाकुंभ। अगर आप तुलनात्मक अगर कमाई की बात जैसे मैंने की 3.5 लाख करोड़, अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री ने कितना किया, होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ की कमाई कर ली। और आपका परिवहन जो रोडवेज जो हमेशा से खस्ते हाल में रहती थी, रोडवेज ने अगर वो वाराणसी एरिया का एक डाटा आया है कि वाराणसी एरिया रीजन का जो रोडवेज है, यूपी रोडवेज, वो पूरे साल की कमाई इन 45 दिनों में कर लिया उसने। 2024 में उस परिवहन विभाग को 30 करोड़ का आमदनी हुआ था, 30 करोड़ 20 लाख के करीब, और अभी इस 45 दिनों में 38 करोड़ की आमदनी हुई है उनको। तो पूरे साल का रेवेन्यू आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारे डाटा हैं जहाँ पे अखिलेश बहुत पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई तुलना ही नहीं है अखिलेश के महाकुंभ के आयोजन और इस महाकुंभ में।
हालांकि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के नंबर्स पर हम बात करेंगे आगे। अच्छा, एक खबर थी अखिलेश यादव के वक्त का जो महाकुंभ लगा था, उसमें ये दावा किया गया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है अखिलेश यादव के वक्त के कुंभ की किताबें छप गई हैं। कितनी सच्चाई थी इस बात में? देखिए, कुंभ की किताबें छपना ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑब्वियसली हार्वर्ड के लिए बहुत बड़ी बात है ना कि अगर उस समय आप 10 करोड़ का भी एक जगह पे अगर कोई स्नान कर रहा है तो ये बड़ी बात थी। अभी अभी अब अगर हार्वर्ड वाले सुनेंगे 66 करोड़, जो कि उनके यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, ठीक है, बोस्टन में। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की कुल जो आबादी है वो कितनी है? 34 करोड़ के करीब है। तो उससे दुगने लोग तो स्नान करके गए यहाँ पे, तो उनके लिए तो बहुत आश्चर्यजनक बात है ही। तो वो हो सकता है कि फिर से एक किताब छापेंगे। लेकिन एक सवाल एक और होता है कि बस 10 करोड़ लोग स्नान करके गए थे उस आयोजन में, और उस आयोजन में जो मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ मिसमैनेजमेंट भी था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ भी भगदड़ मची थी। उस बार भी मौनी अमावस्या में भी भगदड़ मची थी और 45 लोग मारे। आज सवाल खड़े कर रहे हैं आप। उस समय भी तो आपको ये सवाल देखना चाहिए था। उस समय आपने मीडिया और प्रशासन पे, रेलवे प्रशासन पे टाल दिया था। आज योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं। उस समय अखिलेश यादव ने क्यों नहीं खुद से सवाल किया था? खुद क्यों डाल दिया था? आजम खान ने जब रिज़ाइन भी किया तो आप प्रेज़ करके ये कहते हो कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, और आप आजम खान का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हो और बोलते हो उनको शाबाशी देते हो कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है आपने। और आजम खान ने और आपकी सरकार ने पूरा मीडिया पे ये कर दिया कि मीडिया ने हैवोक क्रिएट किया, मीडिया ने पैनिक क्रिएट किया, जिसकी वजह से हुआ। रेलवे प्रशासन ने नहीं देखा, रेलवे पे आपने टाल दिया मामला। और आज जो अगर इस बार जो भगदड़ मची है उसमें आप योगी से इस्तीफ़ा मांग रहे हो पूरी तरह से। मीडिया ने कितनी अच्छी रिपोर्टिंग की, कितने संयमित तरीके से की, जिसकी शाबाशी खुद योगी आदित्यनाथ ने भी दी है मीडिया को, कि वैसे सिचुएशन में मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया इस बार। आप मीडिया पे उंगली उठा रहे हो। मीडिया अगर उस समय जब मीडिया ने छापा तो आप बोल रहे हो पैनिक क्रिएट कर दिया। आज वही काम के लिए आप बोल रहे हो कि मीडिया ने क्यों नहीं किया। क्या मीडिया पैनिक क्रिएट करती? फिर मीडिया ने तो बहुत संयमित तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की है और वो उसका असर भी दिखा। तुरंत मामला को कितनी बढ़िया से, कितनी गंभीरता के साथ उसको और सीरियसली लेकर के उसको सेटल किया गया, और उसका असर उतना लोगों पर नहीं पड़ा। क्योंकि आप उसके बाद का आप आंकड़ा देखेंगे तो उसके बाद भी लोग उतने ही आस्था के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ वहाँ पे, उतनी ही संख्या में लोग, उससे बल्कि ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे जाकर स्नान करना शुरू किए। तो ये, और अच्छा, दूसरी बात ये सवाल करना चाहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भाई बुक आपके ऊपर लॉन्च किया था, वहाँ पे एक आपका अभिभाषण भी रखा था। आप उस अभिभाषण में क्यों नहीं गए थे? भाषण जो स्पीच देना था बोस्टन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोस्टन में, तो वहाँ पे जहाँ पे स्पीच देना था तो वहाँ पे बोलने से कुछ घंटे पहले ही वापस आ गए आप। क्योंकि आजम खान की वहाँ पे एयरपोर्ट पे 10 मिनट के लिए रोक करके उनकी जांच की गई। क्योंकि अमेरिका में ये नियम है ना, ये नियम था जब वो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड टावर पे। उसके बाद से वहाँ पे जितने भी उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको जांच की जाती है एयरपोर्ट पे। तो उससे ये नाराज़ होके चले गए, वापस लौट आए। वो जाके बोल नहीं पाए वहाँ पे। तो आपको जाके तो गर्व से वहाँ पे बताना चाहिए था कि क्या आपने मैनेज किया है, कैसे मैनेज किया है। लेकिन ये कैसे बताते? इनको कुछ आइडिया होता तभी तो बताते। क्योंकि पूरा मामला तो कोई और देख रहा था, आजम खान देख रहे थे, और वो नाराज़ हो गए थे। अच्छा, जैसे आपने बात कही कि अखिलेश यादव ने पूरा जो एक मामला था वो प्रशासन पे डाल दिया, और साथ ही जैसे आपने आजम खान का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ में हमने देखा कि खुद अखिलेश यादव भी आकर के स्नान करके गए। बड़े से बड़ा बॉलीवुड स्टार भी स्नान करके गया है, और देश के दिग्गज भी, अरबपति, अगर मैं अडानी का नाम लूँ या मुकेश अंबानी का नाम लूँ, पूरा परिवार स्नान करके गया। अखिलेश यादव अपने वक्त के महाकुंभ में कितने डीएक्टिव नजर आए, और योगी आदित्यनाथ कितने सक्रिय नजर आए इस बार? देखिए, डीएक्टिव कितने नज़र आए उसका एग्जाम्पल मैं वही तो दे रहा था अभी, कि उनको बोलना था, वो घबरा गए होंगे कि बोलूं क्या मैं, क्योंकि वो कभी एक्टिव रहे ही नहीं। उनको पता ही नहीं था क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है मैनेज। तो वो घबरा के बेचारे वापस आ गए। हार्वर्ड ने उनको बोलने के लिए बुलाया था कि ठीक है भाई, इतना बढ़िया मैनेजमेंट था, इतना सब कुछ था, तो कैसे आपने मैनेज किया, आके बताइए ज़रा। तो वो बोल नहीं पाए। तो कितने डीएक्टिव थे ये समझ सकती हैं आप। दूसरी बात कि वो पूरा का पूरा जो है मामला,
वो कभी वो उस समय 2013 के महाकुंभ में वो खुद आगे बढ़ के नेतृत्व करते देखते, जैसे आज योगी आदित्यनाथ आपको महाकुंभ के आयोजन से महीनों पहले से वहाँ कितनी चक्करें लगा रहे थे, क्या हो रहा था, एक एक चीज़ पर उनकी नज़र थी, एक एक चीज़ पर उनकी नज़र थी। प्रचार प्रसार से लेके लोगों को आमंत्रित करने से लेके वहाँ मैनेजमेंट से लेके एक एक गतिविधि पर इतनी ज़्यादा एक्टिव थे वो, कि अभी आप योगी आदित्यनाथ से अगर कोई सवाल पूछे तो वो एक एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं, एक एक आंकड़ा बता देंगे आपको। उन्होंने ख़त्म होने के बाद एक एक आंकड़ा बताया लोगों को कि कहाँ पे हमने कितना खर्च किया और कितनी कमाई हुई। क्यों? क्योंकि वो इतने एक्टिव थे, ये दिख रहा है ना। आप बता नहीं पा रहे हो, आप हार्वर्ड का बुक क्यों भेज दे रहे हो भाई? आप शायद खुद ही नहीं पढ़ पाए होगे कि क्या मैनेजमेंट उसने छापा है आपके बारे में। तो ये एक्टिव और डीएक्टिव का जो नज़रिया है वो देख लीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बार के महाकुंभ में जनता ने भी शायद देखा ही होगा। अच्छा, आजम खान का जिक्र आपने किया। आजम खान के हाथ में मेले की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सौंपी थी, जिसके बाद से लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि एक मुस्लिम के हाथ में जो है कुंभ की जिम्मेदारी दे दी। योगी आदित्यनाथ ने पूरे मेले की जिम्मेदारी खुद ली और किस तरह से हैंडल किया वो हमने देखा भी। गीता प्रेस के पास जो वारदात हुई उसके 1 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ पहुंच भी गए। ये नहीं कि उन्होंने जो है अपनी ही ऑफिस में बैठ के वो बैठक कर रहे हों। तो पूरा इसको जनता किस तरीके से देखे? बिल्कुल, मैं जैसे बता रहा था आपको कि योगी आदित्यनाथ इतने एक्टिव थे। आजम खान वाले सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ कितने एक्टिव थे वो हम लोगों ने हर बार देखा। वहाँ आग लगी तो वो तुरंत पहुँच गए, उन्होंने खुद देखा, खुद घंटे मतलब कुछ घंटों में ही वहाँ पे पहुँच गए थे, जबकि वो वहाँ पे थे नहीं, लखनऊ में थे, वहाँ से पहुँचे वो। जबकि जब इनके यहाँ हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पे प्रयागराज में 2013 महाकुंभ में, तो उस समय वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, वो सब कुछ लखनऊ से मैनेज करने में लगे हुए थे। तो उनका अप्रोच समझ में आता है कि कितना वो अप्रोच उनका वो एक्टिव थे इसको लेकर के। दूसरी बात, आजम खान की जहाँ तक बात है, इसी बात पे सवाल भी किया, योगी आदित्यनाथ जी ने भी सवाल खड़ा किया है कि उस समय बहुत जात पात कर रहे थे। 2000 पहले के महाकुंभ में होता था, जिसको हमने ख़त्म कर दिया। और ये जो ख़त्म हुआ है, ये सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है अखिलेश यादव को, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति जो इन लोग की है वो जात पात की राजनीति है, जिसको पूरी ख़त्म कर दी तो इनका पूरा आधार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुलबुलाहट है इनके अंदर। और जहाँ तक सौंपने की बात है, जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसका आप ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में, तो भाई उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते तो सब कुछ की जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए थी। आप नहीं नज़र आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ली, आप एक ऐसे मंत्री को जो कि उस सनातन धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें कितनी संवेदनशीलता होगी आप समझ सकते हैं। जिस धर्म को मैं, जिस पंथ को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उसके प्रति कितनी संवेदनशीलता होगी। सहानुभूति हो सकती है, पता हो सकता है, लेकिन उसके नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनसे हमारा लगाव नहीं है, उसको लेके हम कितने संवेदनशील हो सकते हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है। अच्छा, अखिलेश यादव के वक्त के कुंभ की जो 2014 की अगर बात करूं तो कैग रिपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। साथ ही अखिलेश यादव के वक्त की जो एक कैग रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी जो बातें लिखी हैं जो चर्चा का विषय आज तक बनी रहती हैं। मैं चाहती हूँ एक बार उस रिपोर्ट की चर्चा आप करें। बिल्कुल, वो तो सबके सामने है और कई बार लोगों के इससे गुजरा होगा, लेकिन आपने सवाल किया है तो फिर से उस पर बात कर लेते हैं और आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। उस समय का जो कैग रिपोर्ट जो आया है 2013 के महाकुंभ का, उसमें जो अलॉट हुआ था, अमाउंट जो दिया गया था, वो करीब करीब 1152 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए गए थे, जिसमें से मुश्किल से जो 1014 या 41 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो उसमें भी ज़्यादा के ज़्यादा जो ज़्यादा पार्ट था वो सेंटर के पैसे थे जो खर्च किए गए। तो जो आंकड़ा आया है कैग रिपोर्ट का, उसमें 99% जो खर्च हुआ है वो सेंटर का पैसा वहाँ खर्च हुआ है, सिर्फ 1% स्टेट का पैसा हुआ है, जबकि जो नियम है उसके हिसाब से स्टेट को 70% खर्च करना होता है और सेंटर का 30%। तो समझ लीजिए कि बाकी पैसा कहाँ गया, बाकी पैसा इन लोगों ने रखा अपने पास।
99% पैसा जो सेंटर से मिला था सिर्फ उसको खर्च किया था इन लोगों ने, और बाकी जो तमाम चीज़ें थी ये पैसा घपले का, भ्रष्टाचार का, कि कई जगह मज़दूरों को, एक ही नाम के मज़दूर जो थे वो 2-2 3-3 जगह काम कर रहे थे, ये दिखाया गया। एक ही समय पे वो एक ही मज़दूर 3 जगह कैसे काम कर सकता है, ये कैग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। एक ही समय पे एक ही ट्रैक्टर नंबर 4-4 जगह पे काम कैसे कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे घपले हुए जिसमें कैग रिपोर्ट में पूरी तरह सबके सामने है, और वो समझ आता है, वो इंटेंशन दिखाता है कि कितना ये लोग सजग थे और कितना संवेदनशील थे कुंभ को लेके और महाकुंभ को लेके आयोजन को। अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं का एक सटीक जवाब देते हुए एक बच्ची ने उनको पत्र लिखा था, जिसमें उस बच्ची की एक लाइन जो है वायरल हुई कि सनातन को थोड़ा आप जान लीजिए। वो एक्चुअली सवाल अखिलेश यादव इस बात पे उठा रहे थे कि 144 साल की जो बात हो रही है वो भ्रामक है, ये है वो है, जबकि उसने बच्ची ने भी यही समझाने की कोशिश की थी इनको कि 12 साल में एक पूर्ण कुंभ लगता है, और 12 साल वाला पूर्ण कुंभ जब 12 बार लग जाता है, 12वां बार होता है तो 144 साल होता है और वो महाकुंभ बन जाता है। तो सवाल तो बहुत खड़े किए इन्होंने, बिना सोचे समझे सवाल खड़ा किए, जबकि एक बच्ची ने इनको जवाब दे दिया कि क्यों 144 साल बोला जा रहा है, और इसीलिए उसने बोला कि आप सनातन को थोड़ा और जानिए। वो तो बार बार ये भी कह रहे हैं, एक तरफ देखिए उनका दोहरा मापदंड है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव बार बार ये भी लोगों को कह रहे हैं कि भाई वहाँ गंगा में स्नान करने लायक पानी नहीं है, खुद भी स्नान कर रहे हैं, उनके कई रिश्तेदार भी जाके स्नान कर रहे हैं, सब लोग कर रहा है। दूसरी बात, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई गंगा इतनी गंदी हो गई है, स्नान करने लायक नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई वो बढ़ा दीजिए, आप टाइम बढ़ा दीजिए, और ताकि जो लोग स्नान नहीं किए हैं तो क्या करवाना चाहते हैं आप लोगों को गंदे पानी। मतलब आप खुद कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है अखिलेश यादव की। हालांकि इस बार के महाकुंभ में जनता ने क्या योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से दुआएं दी हैं, मेरे ख्याल से वो आप लोग ने खबरों में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा। आपका क्या कहना है 2027 के चुनाव में, जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि सत्ताधीश कौन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।